हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर लास्ट 20 डेज से कोई वीडियो नहीं मिली है आपको। वो इस वजह से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी क्योंकि दोस्तों हम स्टूडियो को यहाँ पर सेटअप कराने में लगे हुए थे, बिज़ी थे। स्टूडियो सेटअप कराया था, यहाँ पर बनवाया था ताकि आपको हम जो तैयारी करा रहे हैं रीट 2022 की, या फिर मैं यूँ कहूँ आरटेट 2022 की, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करा सकें। दोस्तों, अब मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि लगातार वीडियोज़ आपको मिलेंगी और हम आपकी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। आपकी कंप्लीट तैयारी हम इस चैनल पर कराएंगे, टारगेट विद सक्सेस पर। दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा और हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको शिक्षण विद्या भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले देख लेते हैं आरटेट 2022 में लेवल 1 के लिए आपका गणित का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट 2021 में ही आपका जो सिलेबस था वो चेंज किया गया था और उसमें कुछ बदलाव किया गया था। आइए रीट 2022 के लिए लेवल 1 के लिए गणित का जो सिलेबस रहने वाला है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है यहाँ पर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी वगैरह। ठीक है, इससे संबंधित बहुत ही आसान सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सवाल ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और अगर टफ भी होंगे तो आप हमसे पढ़ने के बाद वो आपको टफ नहीं लगेंगे, आप आसानी से उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। क्लियर। सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं, ये आप सेकंड नंबर पर भिन्न की अवधारणा। ठीक है, भिन्न की अवधारणा और उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न। ठीक है, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समाप्तवर्ती और महत्तम समाप्तवर्तक। ठीक है, ये सेकंड नंबर पर आपका होगा। इसमें अगर मैं भिन्न की बात करूं तो भिन्न में आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की भिन्न है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या सम्मिश्रित भिन्न है। और इसमें आपसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में भी भिन्नों को लगवाकर पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना। यहाँ पर भिन्नों की तुलना भी कराई जा सकती है और आपसे यहाँ पर भिन्नों को घटाया या जुड़वाया जा सकता है। क्लियर। उसके बाद आपका यहाँ पर अभाज्य और संयुक्त संख्याएं पूछी जा सकती हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी अभाज्य संख्या है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल आपके सवाल पूछे जाते हैं लेवल फर्स्ट में। उसके बाद लघुत्तम समाप्तवर्तक, यानी कि यह आपका होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद महत्तम समाप्तवर्तक यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कुछ अच्छे सवाल भी बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है वो नहीं पूछा जाता है क्योंकि लेवल फर्स्ट है। पीआरटी की पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम बनता है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी तरीके के सवाल यहाँ पर कवर करेंगे और आपका कोई भी सवाल हम परीक्षा के अंदर छूटने नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपका एक एक नियम है। ठीक है, एक एक नियम, औसत, लाभ हानि और सरल ब्याज। ठीक है, एक एक नियम में आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक बुक का जो मूल्य है इतना दे रखा है, इतने इससे ज़्यादा, जैसे मान लें 50 बुक्स का मूल्य पूछ लिया, इस तरीके के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है 3 व्यक्ति एक काम को इतने दिन में करते हैं, 50 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके के सवाल एक एक नियम में बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो औसत के सवाल होते हैं इसमें भी अच्छे सवाल बनते हैं और इसको भी हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से। और सभी सवाल हम यहाँ पर सभी टाइप्स देखेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी एग्जाम के अंदर और आप आसानी से औसत से संबंधित सभी सवाल हल कर लेंगे। लाभ हानि और सरल ब्याज,
इन सभी टॉपिक्स को मैं उस अंदाज में पढ़ाऊंगा, उस शैली में पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप चाहे आर्ट साइड से रहे हों या फिर आप साइंस साइड से रहे हों। ऑब्वियसली अगर आप साइंस साइड से हैं तो आप यहाँ पर इन चीज़ों को ऑलरेडी जानते होंगे और आप आसानी से प्रश्नों को हल कर देंगे। लेकिन अगर आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं, आपने आर्ट्स ले रखी थी 12th में, उसके बाद आपने जेबीटी या बीएसटीसी की है, तो भी आपको मैं मैथ्स इस तरीके से पढ़ाऊंगा। गणित की सभी क्लासेस इतनी आसान भाषा में और सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको भी सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, सरल ब्याज में आपका कुछ अच्छे क्वेश्चन यानी अच्छे टाइप भी होते हैं और कुछ इजी क्वेश्चन भी होते हैं। सभी प्रकार के सवाल हम यहाँ पर देख लेंगे और सभी टाइप्स जो भी सरल ब्याज के अंतर्गत बनते हैं वो सभी देखेंगे। क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समतल व वक्रतल आकृतियाँ। ठीक है, जो भी आपकी समतल आकृतियाँ होती हैं जैसे कि त्रिभुज, वर्ग वगैरह, आयत वगैरह, और वक्रतल आकृतियाँ भी होती हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, ये सभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, ये भी हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन एवं इनकी मानक इकाइयां एवं उनमें संबंध। ठीक है, जो ये जितनी भी इकाइयां दे रखी हैं, लंबाई, भार वगैरह, धारिता वगैरह, इसके बारे में आपसे इसकी यूनिट पूछी जा सकती है, यानी कि इसकी इकाई पूछी जा सकती है और इसको कन्वर्ट भी कराया जा सकता है। आपको यहाँ पर बदलना होगा, क्वेश्चन में जैसे दिया होगा 1 किलोमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसको आप बदलें तो आपको ये चीज़ें मैं कराऊंगा, आप आसानी से चीज़ों को कवर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्गाकार और आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यहाँ पर साफ मेंशन है। ये दो प्रकार की जो आकृतियां हैं, वर्गाकार और आयताकार आकृतियां जो होती हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में और परिमाप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी टाइप इसमें बनते हैं वो सभी हम हल करेंगे और सभी यहाँ पर कवर कर लेंगे। उसके बाद ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला और ये और ये, यहाँ तक आपका कैलकुलेशन पार्ट था। उसके बाद आपके यहाँ से ये शिक्षण विधियाँ यानी कि मेथड्स वगैरह, टीचिंग मेथड्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं मैथ्स के अंदर, वो भी हम लास्ट में कवर करेंगे। जब मैं टीचिंग जो मेथड्स हैं वो कवर कराऊंगा आपको, तब ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्लियर। ये तो आपका सिलेबस हो गया लेवल फर्स्ट में, जो आपका मैथ का सिलेबस रहेगा। अब उसके बाद हम इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें जो हमारा टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अंदर 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, मैं आपको इससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। और जो नंबर सिस्टम है हमारा, संख्या पद्धति है, हम पहले नंबर्स के बारे में जानेंगे, संख्याओं के बारे में जानेंगे, तब जाकर ही हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि संख्याएँ क्या होती हैं, नंबर्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर। ये आपका सिलेबस था। सबसे पहले आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जो आपके नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रकार की संख्याएं होती हैं, ताकि आपको पूर्ण संख्याओं को जानने में दिक्कत ना आए और पूर्ण संख्या जब हम पढ़ेंगे तो आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। जैसा कि नंबर सिस्टम इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि संख्याओं का एक सिस्टम, यानी संख्याओं की एक पद्धति। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हम जितनी भी जो संख्याएं हम पढ़ते हैं वो 2 ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। या तो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, या तो होती हैं आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं
ठीक है, या फिर आपकी होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये दो तरह की संख्याएं होती हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका जो भी ये मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा वो मैं चाहूंगा कि इंग्लिश गलत है, काल्पनिक कैसे ऐसे ही काल्पनिक है, बताओ समझ गया, ऐसे लिखेगा कैसे देखिए है ना। हाँ ऐसे लिखिए अल्लाह, अब भी गलत लिख रहा हो, देखिए ऐसे लिखिए अल्लाह कसम। अरे एक मिनट रुक जाओ, ऐसे लिखिए, ये कैसे लिख पड़ी ऐसे लिखी किधर अच्छो मो ई सौंदा ई कहाँ लिखी तने ऐसे सही कह रहा हो, इधर कहाँ लिखी तनी ये कहाँ करते नहीं, ये कैसे बन गया ऐसे ऐसे वैसे समझाइए अच्छा बता रहा हूं। हाँ या लिख सही ऐसे बड़े करेगा उनका बड़े जाला हो जाएगा। हिसाब भाई अब मत बोलियो नो करो बार बार कहाँ पढ़ाता है, अब इतना ये लिखवा था कुछ पढ़ाया ना सिलेबस पढ़ा दियो ना, सिलेबस बता दियो। अब चुप रह यार। अब सुन एक बात तो सुन मेरी बात सुन है, एक लेक्चर सिलेबस डिस्कस कहाँ पैटर्न है वो कितना नंबर को कैसे क्या कितना पेपर होगा वो अतिका एक लेक्चर अलग बना 10 मिनट ना कोई दिक्कत नहीं। यार अरे तुम वो पढ़ा लेना मेरे हिसाब से आराम से, कोई दिक्कत ना। अब मत बोलियो साथियों, आज हम जो पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं, संख्याओं का जो सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है, ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो पूर्ण संख्याएं होती है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। जो संख्या पद्धति होती है उसमें हमारी दो तरीके की संख्याएं होती हैं, दो तरह की संख्याएं होती हैं। पहला आपकी होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्लियर। सिर्फ दो ही प्रकार की आपकी संख्याएं होती हैं, एक तो आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, एक आपकी वास्तविक संख्याएं। जो काल्पनिक संख्याएं वो आपके सिलेबस में नहीं है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मोटे तौर पर मैं आपको बता दूंगा कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये आपकी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी नंबर लाइन होती है, जो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, नंबर लाइन, इसमें नंबर लाइन में आपका बीच में 0 होता है। ठीक है, इधर माइनस की संख्याएं होती हैं। क्लियर, ये इधर इन्फिनिटी तक रहता है। क्लियर, और इधर आपकी सभी प्लस की संख्याएं होती हैं। ये नंबर लाइन होती है जिस पर ये सभी संख्याएं रिप्रेजेंट की जाती हैं। साथियों, जो हमारी नंबर लाइन होती है इस पे हमेशा वास्तविक संख्याओं को ही दर्शाया जा सकता है। आपकी जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर कभी भी आपकी काल्पनिक संख्याएं रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती हैं। क्लियर, आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी कि रियल नंबर्स हैं वो आपके या तो इंटीजर्स में होंगे, पूर्णांक में होंगे, या फिर आपके डेसिमल्स में होंगे। ठीक है, चाहे वो डेसिमल हो या फिर आपका पूर्णांक हो, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि आपका डेसिमल है, अगर मैं 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 2.5।
और इस 2.5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अगर मैं 2.5 को देखूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, 2.5। इसलिए अगर डेसिमल में कोई संख्या दी हुई है तो भी वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती है, और अगर आपका कोई इंटीजर दे रखा है या फिर पूर्णांक दे रखा है तो वो भी आपकी नंबर लाइन पर यहाँ पर दर्शाई जा सकती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया है कि सिर्फ रियल नंबर्स ही यानी कि वास्तविक संख्याएं आपकी नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं, रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। काल्पनिक संख्याएं कभी भी इस नंबर लाइन पर नहीं आती हैं। काल्पनिक संख्याएं सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं में होती हैं। और अगर मैं बात करूं जो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, काल्पनिक संख्याएं हमेशा अंडर रूट में होंगी और अंडर रूट में माइनस में होंगी, जैसे कि अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -9, ठीक है। अंडर रूट में चाहे वो अंडर रूट -9 हो, अंडर रूट -16 हो, ये सभी आपकी काल्पनिक संख्याएं होंगी। और काल्पनिक संख्या को हमेशा आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आयोटा को इस तरीके से लिखा जाता है, जब भी किसी संख्या के साथ किसी नंबर के साथ आयोटा लिखा हो तो इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या है। क्लियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये है अंडर रूट -2, यानी कि इसको मैं ऐसे इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, ठीक है। अब आप देखिए अंडर रूट -1 ये हो गया आपका आयोटा, ठीक है, यानी कि अंडर रूट -1 की वैल्यू यहाँ पर आपके आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट में होगी, ठीक है। और अगर मैं आई स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी -1, ठीक है। क्लियर हुआ। काल्पनिक संख्याएं क्या कौन सी होती हैं, जो अंडर रूट में होती हैं और माइनस में होती हैं। अंडर रूट के अंदर माइनस में होंगी। अगर अंडर रूट के बाहर माइनस लगा हुआ है, अगर अंडर रूट के बाहर माइनस का निशान यानी कि घटा का निशान लगा हुआ है तो वो यहाँ पर आपकी काल्पनिक संख्या नहीं होगी, वो आपकी वास्तविक संख्या होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -√9, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इस 3 का जब मैं वर्गमूल निकालता हूँ तो ये 3 हो जाए, 9 का तो ये 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं -3 इस नंबर लाइन पर दे रखा है और नंबर लाइन पर सिर्फ और सिर्फ आपकी वास्तविक संख्याएं ही रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई संख्या अंडर रूट में आए और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट में वो माइनस में दे रखी हो तो वो आपकी काल्पनिक संख्या होगी। क्लियर। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्याओं पर ही डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्याएं कौन कौन से प्रकार होते हैं वास्तविक संख्याओं के, यानी रियल नंबर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, वो सभी पढ़ेंगे। ये आपकी नंबर लाइन थी जो मैंने आपको यहां पर समझाई है। आपके रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपकी होती है पूर्णांक, एक होती है आपकी पूर्णांक। क्लियर। और एक यहां पर होगा आपका दशमलव। ठीक है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं या तो वो पूर्णांक में होंगी या फिर वो दशमलव में पाई जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर हमेशा 2 प्रकार की संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो डेसिमल वाली संख्याएं होती है जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, और एक आपके जो पूर्णांक होते हैं यानी कि इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। पूर्णांक में जो आपके आते हैं -3 हो गया, जैसे -2, -1, 0 भी एक पूर्णांक है,
ठीक है, +1 यानी कि धनात्मक 1, ठीक है, उसके बाद 2 3, ये इस तरह इन्फिनिटी तक होगा और ये इस तरह यहाँ पर इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। ये सभी आपके पूर्णांक होंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक यानी कि पूरा अंक, ठीक है। उसके बाद दशमलव, दशमलव में आपके 3 तरीके के दशमलव होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे दशमलव को डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको बताना ज़रूरी था कि रियल नंबर्स यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं, एक आपका पूर्णांक होता है, एक आपका दशमलव होता है, ठीक है। पूर्णांक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले दशमलव को देख लेते हैं। दशमलव, दशमलव यानी कि आपका डेसिमल, ठीक है। जो डेसिमल होते हैं यानी कि पॉइंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है आपका शांत दशमलव, शांत होता है जो दशमलव के बाद हल करने पर वो शांत हो जाता है, वो ज़्यादा आगे तक नहीं जाता है, वो डिजिट एक तरीके से एक लिमिट के बाद वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो आपका शांत दशमलव होगा, शांत शांत दशमलव, इसे इंग्लिश में कहते हैं आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। शांत दशमलव में जैसे आपका एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर 5/2 हो गया, ठीक है, 5/2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए सिर्फ एक डिजिट आया और उसके बाद ख़त्म हो गया, ये शांत हो गया, इसलिए ये एक शांत दशमलव है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि आपका 8/5 हो गया, ठीक है, ये इधर 1.6, ठीक है। ये इस तरीके से आप देखिए ये शांत हो जाता है, एक पॉइंट के बाद में सिर्फ एक ही डिजिट आया है यहाँ पर आपका 6, उसके बाद ये शांत हो गया, किसी और डिजिट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ये पूरे का पूरा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। और जो दूसरे तरीके का आपका डेसिमल आता है यानी कि दशमलव आता है, वो आपका अशांत आता है, अशांत यानी कि वो शांत नहीं होता है, अशांत दशमलव। और रिपीटिंग, अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। अशांत दशमलव और पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। ये आपका पुनरावृत्ति दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दशमलव, ठीक है। एक आपका होता है अशांत दशमलव यानी कि और पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, उदाहरण से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे 10 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3.333 इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए दशमलव आ रहा है, दशमलव के बाद में एक डिजिट आ रही है, वो एक अशांत दशमलव है, चलता जा रहा है आगे और रिपीट होता जा रहा है, एक ही डिजिट, सेम डिजिट यहाँ पर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सेम डिजिट आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट के बाद जैसे 16 आ जाए, 16 इस तरीके से रिपीट होता चला जाए। कोई भी नंबर अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो आपका, और वो शांत नहीं हो रहा है, अशांत हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। ये आपका दूसरा टाइप हो गया। एक और होता है आपका तीसरा टाइप, ये पहला होगा, ये दूसरा,
और तीसरा लास्ट वाला होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर का हो गया, थर्ड नंबर का। इसमें क्या होता है आपका, हिंदी में इसे कहते हैं अशांत दशमलव या आपका पुनरावृत्ति दशमलव, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा सभी जो आपके अंडर रूट्स होते हैं, जैसे अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 नहीं होगा, क्योंकि जो अंडर रूट 4 है उसको यहाँ पर हल कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब इसको अंडर रूट को 4 को हल करते हैं तो 2 आ जाएगा, और 2 1 यहाँ पर डेसिमल नहीं होगा, इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो अंडर रूट 4 होगा डेसिमल में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा अंडर रूट 7, ठीक है। ये इस तरीके के जो अंडर रूट्स होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है, जो मान होता है, वो पॉइंट के बाद एक तरीके से इस तरह आता है, वो रिपीट नहीं होता है वो नंबर, वो एक तरीके से डिजिट चेंज होती चली जाती हैं और आगे वो एक अशांत होता है, आगे चलता ही चला जाता है। जैसे इसका आ जाएगा जैसे 1.4231243, इस तरीके ये भी एक अशांत और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी के सभी डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, बदल बदल कर यहाँ पर ये डिजिट्स आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर। ये आपके 3 टाइप्स के डेसिमल होते हैं, यानी कि जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसमें आपका पॉइंट के बाद एक लिमिट के बाद एक डिजिट, 1-2 डिजिट के बाद वो एक तरीके से वो शांत हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर अशांत दशमलव और पुनरावृत्ति दशमलव आता है, जिसमें आपका ये आ जाता है, इस तरीके के दशमलव आ जाते हैं 3 पॉइंट, जैसे 333, ये आपका रिपीट होता जा रहा है और आपका यहाँ पर ये एक तरीके से अशांत भी है, चलता ही जा रहा है, ठीक है। और जो आपका थर्ड नंबर का आता है, ये आप देख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है वो इस तरीके से आता है, पॉइंट के बाद वो डिजिट रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं और वो डिजिट्स आते ही चले जाते हैं, शांत भी नहीं होते हैं, इसलिए एक अशांत दशमलव होता है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता है। क्लियर। ये आपके यहाँ पर डेसिमल्स हो गए। डेसिमल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो ये वाला डेसिमल है, ठीक है, और ये वाला डेसिमल है, ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके आ जाते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेसिमल्स होते हैं उनमें आपके पूर्णांक नहीं होते, क्योंकि डेसिमल का मतलब ही ये होता है कि संख्याएं आपकी दशमलव में दी हुई होंगी, ठीक है। जो आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स हमेशा आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत, यानी कि रेशनल नंबर्स होंगे, इंटीजर्स जितने भी होंगे। और अगर डेसिमल्स की बात करूं मैं, यानी कि आपके दशमलव की बात करूं, तो ये 3 तरीके के आपके दशमलव होते हैं। इसमें से 2 तरीके के दशमलव आप, यानी कि आपका पहला वाला दशमलव, यानी कि आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, और आपका रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपका आ जाता है परिमेय संख्या के अंतर्गत, और यानी कि रेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। और जो आपका थर्ड वाला पार्ट होता है, तीसरे नंबर का डेसिमल होता है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल हमेशा आपका अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब ये P/Q की फॉर्म में आया या नहीं आया, ठीक है। ये इस तरीके से जो ये पहले आया था, मैंने कैलकुलेट करके 5 बैठे तो P/Q के रूप में आया, ठीक है। इस तरह से आप इसको देखिए 3.3, यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3.3 बार, ठीक है। यानी कि बार वाले जितने भी डेसिमल्स होते हैं, बार का मतलब होता है कि वो नंबर, वो डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए उस नंबर पर हम
यहाँ बार चढ़ा देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि ये आगे भी रिपीट हो रहा है। जैसे कि 3.333 इसमें हम बार लगा देते हैं, ये जो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आपका रिपीट होता है उन सभी डिजिट पर हम बार लगा देते हैं। और आपको पता है बार को हल कर सकते हैं, जैसे कि 3.3 है ये, तो इसको हम ले सकते हैं 33/90। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं और ये एक तरीके से P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये भी आपका परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। और लास्ट वाला अगर हम यहाँ पर देखें, इस डेसिमल को देखें, तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत यानी कि इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको कभी भी आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? जिन भी संख्याओं को आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सभी की सभी इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका √2 होगा, जब इसका मान देखते हैं यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.42 के अप्रोक्स ये इस तरीके से आता चला जाता है। जब ये ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है डिजिट्स, तो आप इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ना ही आप इसको बार के रूप में भी लिख सकते हैं। इसलिए जब इसको P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है तो इसको आप कैसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये संख्याएं हो गई आपकी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, डेसिमल का ये वाला पार्ट होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला ये सभी की सभी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बाकी की जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो डेसिमल में हो या फिर आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक हो, सभी की सभी आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पाई की अगर मैं बात करूँ तो पाई हमेशा आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 22/7 की, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों ऐसा है, जबकि पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं पाई का जो एक्चुअल मान है, एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपकी अप्रोक्स है 22/7 के, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की 22/7। क्लियर? आपकी जो पाई की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 3.14 और ये इस तरीके से आगे चली जाती है। ये कभी भी रिपीट नहीं होती है और ये तो बहुत ही लंबी इसकी वैल्यू आती है, वो रिपीट नहीं होती है। और जब रिपीट नहीं होगी डिजिट के पॉइंट के बाद में, तो वो आपको पता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में चला जाएगा। और आपको मैंने बताया है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल्स होते हैं, वो हमेशा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत गिने जाते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर्स आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और जो 22/7 होता है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक लिमिट के बाद 2 4 5 डिजिट के बाद वही डिजिट्स रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उन डिजिट्स पर हम बार लगा सकते हैं। और आपको मैंने बताया है बार वाले जो भी डेसिमल होते हैं वो सभी की सभी आपकी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? डेसिमल आपको क्लियर हो गया। अब हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। ये आपको डेसिमल मैंने डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूं आपको आज के बाद डेसिमल के बारे में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप डेसिमल को यानी कि दशमलव को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके इंटीजर्स यानी पूर्णांक के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था आपको रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक और डेसिमल्स यानी कि आपके दशमलव। ठीक है, दशमलव को हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में आपके आ जाते हैं, एक तो आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, यानी कि जो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव यहाँ पर आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्हें नेगेटिव इंटीजर्स। और बीच में आ जाता है इसमें आपका 0, ठीक है, और इधर आ जाता है आपका यहाँ पर धनात्मक। ऋणात्मक पूर्णांक और बीच में 0 होता है और आपका इधर होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है,
जो आपका 0 होता है ये ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, आपके ऋणात्मक पूर्णांक में यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स में आपके आ जाते हैं जैसे कि -1, -2, -3, -4, यानी कि जितने भी आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और ये आपके इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये 0 होता है, 0 ना तो आपका नेगेटिव में आता है ना आपका पॉजिटिव में आता है। उसके बाद जो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इंग्लिश में इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर, ये आपके इंटीजर्स हो गए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी आपके धनात्मक पूर्णांक होंगे यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, वो ही आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। मैं धनात्मक पूर्णांकों को यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर कह रहा हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, यानी कि नेचुरल नंबर्स आपकी प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर, ठीक है। और अगर मैं इस पूर्णांक के धनात्मक पूर्णांक के अंदर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर 0 को इंक्लूड कर लेता हूं, ठीक है, इसको इंक्लूड कर लेता हूं, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर वोल नंबर यानी सेट ऑफ वोल नंबर्स। सेट ऑफ वोल नंबर्स यानी कि हिंदी में इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं 0 को इंक्लूड कर देता हूं धनात्मक पूर्णांकों के अंदर तो आपकी हो जाएंगी यहां पर ये पूर्ण संख्या यानी कि वोल नंबर्स हो जाएंगे। सेट ऑफ वोल नंबर्स अगर मैं कहूं तो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 इस तरह से ये आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। क्लियर, दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। धनात्मक पूर्णांकों को ही हम यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, और अगर इसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, वोल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 को इंक्लूड करने के बाद ये 0, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सभी की सभी आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन जो हमारे यहाँ पर माइनस की जो संख्याएं होंगी ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे यानी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर जो आपके पूर्णांक होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं तो ये पूर्णांक के अंतर्गत ही हमारे इवन और ऑड नंबर्स होते हैं। कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि 3/4 को बताइए कि ये सम संख्या है या आपकी विषम संख्या है। क्लियर, यानी कि जितने भी आपके ये वाले धनात्मक पूर्णांक, 0 और ऋणात्मक पूर्णांक, इन तीनों चीज़ों को ही हम सम और विषम में बांटते हैं। क्लियर, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं हमारे, ये इंटीजर्स जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो या पॉजिटिव इंटीजर्स हो यानी कि धनात्मक या फिर ऋणात्मक आपके पूर्णांक होते हैं, वो सभी के सभी या तो विषम होंगे या आपके सम होंगे। क्लियर, जो इंटीजर्स होते हैं ये इंटीजर्स ही आपके सम और विषम में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि अगर सम संख्याओं की मैं बात करूँ तो वो भी इंटीजर्स ही होंगी, कभी भी डेसिमल्स आपकी सम या विषम संख्या में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो ही यहाँ पर आपके सम संख्या और विषम संख्या में विभाजित होती है। विषम संख्या होती है आपके ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स, और ये आपके होते हैं यहाँ पर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, ठीक है, ठीक है। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमेशा 2 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है, यह आपकी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीच में 0 हो गया, इधर आपका 1, 2 ये माइनस को होंगे, 3, 4, 5 और इधर ये आपका इन्फिनिटी तक, और ये आपका इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1, 2,
3 4 5 6 और ये आपका यहाँ इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं आपकी सम संख्याएं होंगी, यानी कि जो भी नंबर्स आपके 2 से डिविजिबल हैं वो आपके हमेशा इवन नंबर्स होंगे, यानी कि सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं आपकी 2 से विभाजित नहीं होंगी। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए नंबर लाइन में ये आपका जैसे 4 है, 4 आपका 2 से डिविजिबल है, यानी कि पूर्ण रूप से डिविजिबल होगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसीलिए ये आपका इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। ठीक है, 2 इवन नंबर्स के बीच में हमेशा आपका एक ऑड नंबर आता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं -4 एक आपका इवन नंबर है और -2 आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपका इवन नंबर है। इसके बीच में आपका जो -3 है ये आपका ऑड नंबर हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, किन्हीं भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं -4 से जब -2 की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए आप, जब आप 4 से 2 पर आते हैं या फिर आप 2 से 4 की तरफ जाते हैं तो भी आपका 2 का डिफरेंस है। उसके बाद आगे देख लीजिए 6 आपका 2 का डिफरेंस आ जाएगा। क्रमागत इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा हूँ। एक सम संख्या और दूसरी क्रमागत सम संख्या के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। यहाँ पर जब आप 4 से 2 पर आते हैं तो ये आपका 2 का डिफरेंस है। उसके बाद अगला नेक्स्ट 2 के डिफरेंस करने के बाद ये 0 आ जाएगा, फिर 0 से 2 का डिफरेंस करने के बाद आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए 0 भी आपका ये सम संख्या होगी, आपका इवन नंबर होगा। ये आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 0 1 है, विषम संख्या है, सम संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, या फिर दोनों हैं, तो आपको यहाँ पर सम संख्या पर क्लिक करना है। ये आपको उत्तर करना है। इवन नंबर होगा 0 हमेशा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट में आपके कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में। जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, इधर लिख लेता हूं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स यानी कि आपकी अभाज्य संख्याएं, और इधर आपके कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्लियर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं, और इधर आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ये वह संख्याएं होती हैं जिनमें आपका या तो वो 1 से डिविजिबल होंगी या वो खुद अपने आप से डिविजिबल होंगी। इसके अलावा वो किसी भी नंबर से या किसी भी डिजिट से यहाँ पर डिविजिबल नहीं होंगी। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो वो आपकी 2 होगी। ठीक है, जो 1 है 1, यहाँ पर ये ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, और ना ही ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो वो 2 होगा। इसमें आ जाता है आपका 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, और भाज्य संख्या में आपका वे संख्याएं आती हैं जो अपने आप से तो डिवाइड होती ही हैं
कंपोजिट नंबर के अंदर यानी कि भाज्य संख्याओं में वे संख्याएं आती हैं जो अपने आप से तो डिविजिबल होती ही हैं, साथ में और भी नंबर से वो डिविजिबल होती हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, ये इस तरीके से आपके इनफाइनाइट तक जो जाती हैं। ठीक है, ये सभी की सभी संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो अपने आप से डिविजिबल होती ही हैं, साथ में और भी नंबर से डिवाइड ये हो सकती हैं। जैसे 4 को देखें तो ये 2 से डिविजिबल है, अगर मैं 6 की बात करूं तो ये 2 और 3 से डिविजिबल है और ख़ुद अपने आपे से भी डिविजिबल है, इसलिए सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात हो तो वो 4 है, ठीक है, और अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात होती है तो वो 2 होती है। ठीक है, यहाँ पर एक ना तो भाज्य है और ना ही ये आपकी अभाज्य है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इसी में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 एक सम संख्या है, आपको पता है 2 से डिविजिबल है और ये अभाज्य भी है, यानी कि 2 एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, या अगर मैं यूँ कहूँ कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 2 है। ठीक है, उसके बाद पूछ लेता है एग्जामिनर कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो आपकी 3 होगी। क्लियर? और एग्जामिनर कई बार आपसे पूछ लेता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। ठीक है, एक तो विषम कह रहा है, ठीक है, और साथ में कह रहा है भाज्य संख्या। ठीक है, ये सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। अब आप यहां पे देखिए, जो 9 है आपका 9, ठीक है, 9 एक विषम संख्या है और भाज्य है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 9। इस तरीके के आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ ले जाते हैं। मैंने आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, अब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं, उसमें आपके प्राइम पेयर्स आते हैं, उनको भी देख लेते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राइम पेयर्स, प्राइम पेयर्स आपके होते हैं 3 प्रकार के। एक तो आपके होते हैं को प्राइम पेयर, ठीक है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। और दूसरा हो जाता है आपका रिलेटिवली प्राइम। लास्ट हो जाता है आपका ट्विन प्राइम पेयर। ठीक है, ट्विन प्राइम ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान से यहाँ पर समझनी है। कई बार यहाँ से भी एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है। जो आपके को प्राइम पेयर्स होते हैं यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, और रिलेटिवली प्राइम होती हैं आपकी, यहाँ पर ये आपके हो जाती हैं, ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली, बता दूंगा आपको बाद में। और ट्विन प्राइम होता है आपका यहाँ पर जुड़वा प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी कि ये हो जाती है आपकी सापेक्षिक अभाज्य पेयर। ठीक है, इसमें आपका हो जाता है जो भी आपके पेयर होंगे उनमें दोनों संख्या ही आपकी
दोनों नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर? जैसे कि 5 11 11 17, ठीक है, और 17 23 23 और 29, ये इस तरीके के आपके ये पेयर होंगे। दोनों संख्याएं यहाँ पर प्राइम होंगी, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम में आपके आ जाएंगे, जैसे कि आपका आ गया 5 और 12, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर तो यहाँ पर प्राइम है, दूसरा कंपोजिट है। क्लियर? लेकिन दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी एक नंबर से डिविजिबल पूर्णतः नहीं है, ठीक है। और आपका आ जाएगा जैसे कि 9 32, ठीक है। दोनों संख्याएं एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, किसी भी एक नंबर से दोनों संख्याएं नहीं कटती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही नंबर्स यहाँ पर कंपोजिट हैं, फिर भी ये रिलेटिवली प्राइम के अंतर्गत आएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हो गया आपका 15 23, ठीक है। ये इस तरीके के जो पेयर्स होते हैं रिलेटिवली प्राइम के अंतर्गत आते हैं, यानी सापेक्षिक प्राइम के अंतर्गत आएंगे। ट्विन प्राइम में आपके आ जाते हैं दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होगा, वो सभी आपके ट्विन प्राइम के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे 5 7, ठीक है, आपके 11 और 13, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 29 और 31, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका आ जाएगा 3 और 5, ये सभी पेयर्स आपके ट्विन प्राइम है, यानी कि जुड़वा प्राइम है। इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस 2 का है और दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर देखें तो हम ये सिर्फ यहाँ पर आपस में डिविजिबल नहीं है या फिर एक नंबर से दोनों संख्याएं कटती नहीं हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दोनों संख्याएं प्राइम है या कंपोजिट हैं। सिर्फ ऐसे जोड़े हमें देखने हैं जो किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। दोनों की दोनों संख्याएं कभी भी एक नंबर से नहीं कटेंगी, इसलिए ये रिलेटिवली प्राइम्स के अंतर्गत आएंगे, यानी कि सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगे। जब भी आप यहाँ पर बात करते हैं कि हमेशा HCF 1 होता है, यहाँ पर वो हम बात करते हैं रिलेटिवली प्राइम्स के बारे में। सापेक्षिक प्राइम यानी कि सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं के पेयर्स के बारे में बात हो रही है। इनके केस में यहाँ पर HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर देखने पर इसका भी HCF हमेशा 1 ही आएगा, इसका भी हमेशा 1 ही आएगा, लेकिन चीज़ें तीनों के तीनों अलग हैं और HCF हमेशा रिलेटिवली प्राइम का 1 होता है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर जो एग्जामिनर होता है कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, वो देख लेते हैं लास्ट में। उसके बाद हम ये लेक्चर कंप्लीट कर देंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है जैसे कि 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं बताइए। परिमेय संख्याएं बताइए। वो आपसे पूछ सकता है 2 परिमेय संख्याएं बताइए, या फिर 3 बताइए, या 4 बताइए। ये इस तरीके के सवाल पूछ लेता है। इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वो आपका फॉर्मूला होता है AK प्लस B अपॉन में K प्लस में 1, ठीक है। A यहाँ पर होता है जो आपका पहला डिजिट होता है, पहला नंबर होता है। B यहाँ पर होता है आपका जो दूसरा नंबर होता है। K यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी 1 2 3 आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया परिमेय संख्याएं बताइए इन 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर देख लेते हैं। A क्या है हमारा 3 और K की जगह हम 1 पुट कर लेते हैं, प्लस में B हमारा 4 है, ठीक है, अपॉन में K हमारा 1 हो गया और प्लस में 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 4 बटे में
2, ये आ जाएगा 7/2 यानी कि आपका 3.5, ठीक है। और 3.5 आपका 3 और 4 के बीच में आता है। क्लियर? ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, इससे सभी के सभी प्राइम नंबर्स उन दोनों संख्याओं के बीच में निकाले जा सकते हैं, ठीक है। सभी के सभी कंपोजिट नंबर्स यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। ये फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। इस फॉर्मूले से आप परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में 2 या 3 या 4 आप यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं निकालिए। जैसे एग्जामिनर ने पूछ लिया यहाँ पर 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला आता है जब अपरिमेय संख्या की बात होती है, अपरिमेय संख्या आपसे पूछी जाती है तो आपको इस तरीके से हल करना है। अंडर रूट में आपका जो a इंटू बी, यानी a हो जाएगी आपकी पहली वाली संख्या और b हो जाएगी आपकी सेकंड वाली संख्या। अब आप देख सकते हैं अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि अंडर रूट में यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अंडर रूट 12 ये आपके यहाँ पर एक तरीके से 3 और 4 के बीच में अपरिमेय संख्या आ जाएगी। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं, ये जो अंडर रूट जो 3 है ये अंडर रूट 9 हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 है जो इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 16, ठीक है भाई, लिख सकते हैं। जब इसको हल करते हैं तो ये 3 आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। और जो अंडर रूट 12 है ये इन्हीं के बीच में है। इस तरीके से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्या और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट 10 भी इसी के बीच में आ जाएगा, अंडर रूट 11 भी इसी के बीच में आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 12 आपने निकाल लिया, अंडर रूट 13 भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। कई सारी संख्याएं आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सारी बातों को जाना, नंबर्स के बारे में जाना, कौन कौन से टाइप्स होते हैं नंबर्स के, हम किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं और वास्तविक संख्याएं आपकी कौन सी होती हैं, ठीक है। नंबर लाइन को भी हमने समझा था। यहाँ पर सारी चीज़ें इंटीजर्स और आपके डेसिमल्स हमने सबको यहाँ पर डिटेल में पढ़ा था। आपकी सभी चीज़ें हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा लेक्चर, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी जो रीट 2022 की या फिर कहूँ कि मैं आरटेट 2022 लेवल फर्स्ट के लिए तैयारी हमने स्टार्ट करा दी है। आपको पता है हमारे चैनल पर आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि हम स्टूडियो को सेटअप कराने में थोड़ा बिजी थे। अब आपके लिए हम कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर कराएंगे। आपको प्रत्येक दिन यहाँ पर लेक्चर्स चैनल पर मिलेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको प्रत्येक दिन हमारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।